हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो है हम बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इसके ऊपर मैं लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो बैंकिंग जो है हमारा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स का। अगर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसमें। और उसमें जो है बैंकिंग टॉपिक जो है आप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में। तो इसमें हम बैंकिंग को पूरा कवर करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, आपका बैंकिंग रिफॉर्म्स को भी हम देखेंगे आगे के वीडियोज में। बैंकिंग रिफॉर्म्स को NPA जो होता है, NPA के बारे में हम देखेंगे। नरसिम्हम कमेटी जो आई 1981 में, जो रिफॉर्म्स हुआ। उसके अलावा जो आपका इन बाकी जो अलग अलग बैंक है, मुद्रा बैंक है आपका, नाबार्ड है, सिडबी है। तो इन सारे बैंकों का टाइप्स को, सब कुछ को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी वीडियो इस सीरीज को लेकर, इकोनॉमिक्स के टॉपिक को लेकर मिस नहीं हो। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला लेक्चर है। इसमें बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक जो है इंडिया में, स्ट्रक्चर जो उसको हम देखेंगे। और एक छोटा सा हमारा व्यू रहेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक। आपने देखा होगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो इसके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये दोनों क्या है, इसको हम इसमें वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तो अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी डिफिनेशन अगर है, आप जब कुछ आंसर को लिख रहे हैं तो बैंक्स के बारे में आपको लिखना है। अगर इन जनरल अगर तो बैंक का टॉप आप जैसे कि जाते हैं तो बैंक का क्या डिफिनेशन हो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। को बैंक जो है क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दैट परफॉर्म डिपॉजिट एंड लेंडिंग। दो फंक्शन है डिपॉजिट, जैसे कि आप कुछ पैसे सेविंग्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट में करते हैं, वो डिपॉजिट हो गया। टर्म डिपॉजिट भी होते हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट। और लेंडिंग फंक्शन, लेंडिंग फंक्शन जैसे लोन आप लेते हैं बैंक से, तो लेंडिंग फंक्शन। तो ये दो फंक्शन जो मेजरली बैंक परफॉर्म करता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये डिफिनेशन, इट डज सो बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। हम लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा सेविंग्स में। और लेंडिंग मनी टू बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। तो बिजनेसेस को भी पैसा जो है, बड़े बड़े लोन जो बिजनेस लेती है कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, या सरकार भी लेती है लोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये सारे लोन्स है देना। और कंज्यूमर जैसे कि हम हाउस लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, तो ये लोन देना ये बैंक का काम है। बैंक यूजुअली टेक्स अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एट मच लोअर रेट। तो अब पैसा कहाँ से आता है बैंक चलाने के लिए, प्रॉफिट कहाँ से आता है, इतनी एम्प्लॉय होते हैं उसकी सैलरी कहाँ से आती है। तो जो डिपॉजिट हम करते हैं बैंक में, उसका जो डिपॉजिट रेट आपको मिलता है जनरली 3.5% से अभी है, या 4%। और वो कम रेट उसको डिपॉजिट रेट कहते हैं। और जो बैंक जो पैसा देती है ब्याज पर, उसका ब्याज ज़्यादा होता है। अगर आप देखें व्हीकल लोन हो, होम लोन हो, तो 7.5%, 8% लेकर ये हमेशा चेंज होता रहता है। 11%, 12% भी लोन का रेट आपको होता है, इंटरेस्ट रेट। तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों के बीच में, 3.5 और 7.5 अगर मैं देखूँ, तो ये 4% का गैप है, ये बैंक का एक तरह से प्रॉफिट है। एग्जैक्टली मैं प्रॉफिट नहीं कहूँगा, रिवेन्यू कहूँगा। इसमें काफ़ी कुछ और भी फैक्टर्स जो है हम अकाउंट होते हैं। तो ये इस तरह से बैंक बेसिकली चलता है। कोई भी एक बिजनेस जो है उसके पास कुछ रिवेन्यू अर्न होना चाहिए, तो ये रिवेन्यू का मेजर सोर्स है बैंक का। तो अब हम आते हैं एक मेजर चीज़, जो टाइप्स ऑफ बैंक जो आप देखते होंगे। टाइप्स बैंक का क्या है, इंडिया में बहुत तरह के बैंक है। तो पहला एक जो मेजर कैटेगरी है वो कमर्शियल बैंक का है। उसके अंदर आप देखें तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया के ही बैंक है, जिसमें इंडिया में उसका मेन हेडक्वार्टर है, इंडिया बेस्ड बैंक है। उसमें आपका दो हो गया, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट का मेजॉरिटी है, स्टेक होल्डिंग है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये सब हो गए। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें कि गवर्नमेंट का स्टेक होल्डिंग कम है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा स्टेक होल्डर है, जैसे ICICI, HDFC, ये सब हो गए, कोटक महिंद्रा। उसके अलावा फॉरेन बैंक्स होते हैं। फॉरेन बैंक्स बेसिकली जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सेटअप में। इनका बेसिकली हेडक्वार्टर होता है बाहर होता है, इंडिया के बाहर होता है। और यहाँ पे उनका ब्रांचेज कुछ इन्होंने खोल के रखते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऑफिस होती है यहाँ पे। तो डिफरेंट कैटेगरी है उसमें, आप डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसमें उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। उसके अलावा आता है रीजनल रूरल बैंक, RRB, जो आप सुना होगा, एग्जाम भी होती है इसकी रिक्रूटमेंट के लिए। तो रीजनल रूरल बैंक बेसिकली जैसे नाम आप देख रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक, इसको हम आगे चैप्टर में, आगे के वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे। पेमेंट बैंक्स, ये नए तरह के बैंक है। नए इस तरह के को कहूँगा मैं, क्योंकि एक डिकेड में, 10 साल में इसको खोला गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी नया तरह का कंसेप्ट लेके आया है। इसको हम बेसिकली डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में कहते हैं। इसको हम देखेंगे आगे में।
डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का कंसेप्ट है कि अलग-अलग चीज़ के लिए, जैसे कि छोटे पेमेंट के लिए, एक डिजिटल पेमेंट के लिए इन बैंकों को बेसिकली खोला गया था। उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स, ये काफ़ी पुराने इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट एंड मर्चेंट बैंक्स, ये सब जो है आपका, ये स्पेशलाइज्ड बैंक में आता है। स्पेशलाइज्ड बैंक, ये डेवलपमेंट बैंक का ये कैटेगरी है, तीनों का तीनों। इसको हम एक-एक करके आगे के वीडियो में भी हम इसको देखेंगे। तो अभी हम जो है ये स्ट्रक्चर पहले हम देख लें। जैसे मैंने कहा शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। शेड्यूल बैंक में कमर्शियल बैंक हो गए और कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। कमर्शियल बैंक में से हमने कहा नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, बैंक्स हो गए, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए। और कोऑपरेटिव में देखिए इसका अलग स्ट्रक्चर है, अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव। इसको हम डिटेल में आगे के वीडियो में स्टडी करेंगे। तो कमर्शियल बैंक जो बेसिकली क्या करते हैं वो, जैसे कि हम एसबीआई मैंने कहा, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, ऐसे ही हो गए। ये बेसिकली लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, करंट डिपॉजिट हो, डिमांड डिपॉजिट हो गया, करंट अकाउंट में हो गया, सेविंग्स अकाउंट में लोग यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं। और इसके दो तरह के हो गए, एक शेड्यूल्ड और एक नॉन शेड्यूल्ड। तो ये क्या है बेसिकली, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो आर दोज विच आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई जो है, जिस आरबीआई को भी हम डिटेल में आगे के वीडियो में हम देखेंगे, आरबीआई का फंक्शन क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। उसके पहले बता दूं तो आरबीआई जो है बेसिकली इस एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। जो हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको जो एक एक्ट गवर्न करता है वो ये एक्ट है। तो इसके सेकंड शेड्यूल में, जैसे एक एक्ट का शेड्यूल होता है, एनेक्सर होते हैं जिस तरह से, तो शेड्यूल में जो कुछ बैंक को रखा गया है सेकंड शेड्यूल में, तो उसे हम कहते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड। तो दो इसमें पार्ट हो गया, एक है शेड्यूल्ड, दूसरा कमर्शियल। तो वो कमर्शियल बैंक है और आरबीआई के शेड्यूल में, एनेक्सर में उसको लिस्ट किया गया, उसका नाम है, इसलिए उसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो ये रेगुलेट होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है आरबीआई का, उससे रेगुलेट होते हैं इंडिया में। ये जो शेड्यूल में रखा गया तो इसको कुछ बेनिफिट मिलता है, और इसके साथ ही साथ रेगुलेशन भी इनका स्ट्रिक्ट है थोड़ा। तो बेनिफिट क्या है, जैसे कि ये आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं अगर कुछ उनको फाइनेंस चाहिए होता है। मान लीजिए इनका जो एनपीए बढ़ जाता है, या फिर इनके पास डिपॉजिट कम हो जाती है, इनके पास प्रॉफिट नहीं है उतना, इनका रिजर्व कम हो जा रहा है, तो उस केस में ये आरबीआई को अप्रोच कर करते हैं। उसके बाद सिमिलरली दे हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस लाइक मेंटेनिंग सर्टेन रिजर्व्स एज पर आरबीआई गाइडलाइन। तो जिस तरह से इनको बेनिफिट, उसी तरह इनके ऊपर जो रेगुलेशंस है वो भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो आरबीआई इसको ज़्यादा मॉनिटर करती है एक तरह से। तो इनके ऊपर रेगुलेशन भी है कि आपको इतना डिपॉजिट रखना है, ऐसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। तो इस सब, ये जो आपने देखा बैंक रेट, ये सारा कुछ मैंने अलग से वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर जा करके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि बैंक रेट क्या होता है, आपका रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया है। तो जैसे हमने देखा अभी यहाँ वीडियो में इसमें कि शेड्यूल बैंक जो है दो तरह के हो सकते हैं, कमर्शियल भी और कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। नॉन शेड्यूल बैंक जो हो गए, जैसा कि हमने देखा कमर्शियल बैंक है लेकिन नॉन शेड्यूल, मतलब उनका नाम जो है आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में वो नहीं है, लिस्टेड नहीं है। तो ये नॉन शेड्यूल हो गया, सिंपल डेफिनेशन, इसको आप याद कर सकते हैं। तो इन ये जो है बेसिकली कौन से बैंक है जो भाई लिस्टेड नहीं होते हैं, तो जिनका जो कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल, वो 5 लाख रुपए से कम का है, तो वो उनको नॉन शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में रखा गया है। दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू बोरो फ्रॉम आरबीआई। तो जैसे हमने कहा कि शेड्यूल बैंक को कुछ बेनिफिट्स मिलता है कि वो आरबीआई से, अगर उनका रिजर्व घटता है तो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आरबीआई उससे हेल्प ले सकते हैं फाइनेंशियल। इस केस में ऐसा नहीं है, इनको वो बेनिफिट्स नहीं है। एक्सेप्ट इन इमरजेंसी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेज में उनको आरबीआई जो है रेगुलेट करती है, उनको जो फाइनेंस चाहिए होता है कस्टमर को का जो है उस चीज़ को वो देखती है आरबीआई। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे लिखा है, और लोकल एरिया बैंक्स आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो लोकल एरिया बैंक्स पहले का कंसेप्ट है, ये बेसिकली रीजनल लोकल एरिया में बैंक को बढ़ाने के लिए इस कंसेप्ट को लेके आया गया था, तो उसे हम नॉन शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में डाला जाता है। अभी इंडिया में बहुत ही कम नॉन शेड्यूल बैंक्स है। अब हम एक कंपैरिजन चार्ट ये है, इसमें आप थोड़ा कंपैरिजन देख सकते हैं और इसको आपको समझ में आएगा। तो जैसे हमने देखा, मीनिंग अगर बात करूं तो मिनिमम पेड अप कैपिटल इसका 5 लाख रुपए से ज़्यादा होता है शेड्यूल बैंक का।
एंड डज नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। तो डिपॉजिटर का मनी जो आपके पैसे हैं यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई के रेगुलेशन स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते हैं और इनको मिनिमम कुछ रिजर्व रखना होता है कि इनकेस आपका पैसा जो है डूबे नहीं। लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक के केस में क्या होता है, क्योंकि रिजर्व इनका काफ़ी कम है, तो एक तरह से रिस्कियर है। आप वहाँ पे हो सकता है ये ज़्यादा आपको इंटरेस्ट दे, लेकिन यहाँ पे पैसा रखना भी उतना ही रिस्की है। तो सेकंड शेड्यूल में जैसे हमने देखा कि ये लिस्टेड होते हैं, ये लिस्टेड नहीं होते हैं आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में। आरबीआई एक्ट जो है आपका, आरबीआई एक्ट। कैश रिजर्व रेशियो की बात करूँ मैं अगर, तो ये आरबीआई के साथ इनको मेंटेन करना पड़ता है। रेगुलेशन जैसे हमने कहा कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, ये जो है इनको अपने पास ही ये रिजर्व रखते हैं, आरबीआई के पास इनका रिजर्व नहीं रहता है। बोरोइंग्स ये आरबीआई से बोरो कर सकते हैं रेगुलर बैंकिंग पर्पस के लिए, आरबीआई इनको बेनिफिट भी देती है बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पे वो बेनिफिट यहाँ पे नॉन शेड्यूल बैंक्स के पास नहीं है। रिटर्न्स की अगर बात करें तो टू बी सबमिटेड पीरियडिकली, जैसा कि मैंने कहा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है, तो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है तो पीरियडिकली इनको अपना जो रिटर्न्स है, सारा कुछ जो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जो डॉक्यूमेंट देना होता है वो सारा आरबीआई में सबमिट करना होता है। यहाँ पे वैसा कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रखना पैसा एक रिस्की हो जाता है। मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस क्या होता है, बेसिकली जो चेक्स आप करते हैं वो चेक को क्लियर करने का क्लियरिंग हाउसेज है। तो इट कैन बिकम मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस, ये हो सकते हैं, ये क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, तो स्पेशल बेनिफिट इनको मिल सकती है। तो मोटा मोटी यही है शेड्यूल नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में, कि शेड्यूल बैंक जो है क्योंकि आरबीआई के एक्ट में लिस्टेड है तो उनको स्पेशल बेनिफिट है, स्पेशल प्रोविजंस है, साथ ही साथ उनका रेगुलेशंस भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है आरबीआई की तरफ से, और इसीलिए वो जो है पब्लिक के परसेप्शन से वो सेफ है, वहाँ पे पैसा रखना आपका सेफली है। तो फ्रेंड्स ये था पहला वीडियो आपका, इसके आगे हम और वीडियो लेक्चर करेंगे, बैंकिंग कंसेप्ट को पूरी डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस नहीं करें। साथ ही साथ आप पॉलिटी का और एनसीईआरटी का लेक्चर भी देख सकते हैं। थैंक यू।